दोस्तों नमस्कार। शांति या युद्ध, अमेरिका तय करेगा या फिर ईरान तय करेगा? शांति या युद्ध, यह इजराइल तय करेगा या फिर मिडिल ईस्ट तय करेगा? यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। इसे रूस या चीन तय करेगा या फिर दुनिया में अब शांति आ जाएगी, उस दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति तय करेंगे? यह सवाल आज सुबह 4:30 बजे, जब भारत की घड़ी में 4:30 बजे थे, ईरान की घड़ी में आधी रात के बाद का वक्त 2:30 बजे थे और अमेरिका यानी वाशिंगटन में या व्हाइट हाउस में उस वक्त घड़ी की सुई शाम के 7 बजे दिखला रही थी। उसी वक्त अमेरिका के विमानों ने ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर हमला कर दिया और हमले के बाद एक लंबी खामोशी पूरे इजराइल में, पूरे ईरान में छासी गई। 3 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए, यानी उस वक्त अमेरिका में रात के 10 बजे थे। भारत में सुबह 7:30 बजे का वक्त था और ईरान में सुबह हो चुकी थी, 5:30 बज चुके थे। और खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए और उन्होंने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया। अब यह ईरान को तय करना है कि उसे शांति स्थापित करनी है या नहीं करनी है। अगर शांति स्थापित नहीं होगी तो फिर और भी हमले होंगे। यानी इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच तमाम चेतावनियों के बावजूद, यूनाइटेड नेशन में चीन और रशिया की आवाज के बावजूद, मिडिल ईस्ट के भीतर से उठ रही हुई आवाजों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने तय किया कि युद्ध में कूदना ही होगा। और यह युद्ध क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर वाकई जिसका जिक्र इजराइल कर रहा है, जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, अब शांति आ जाएगी? एक दृश्य उस परमाणु ठिकाने का जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखे हुए हैं, यह दावा अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है। वहां की तस्वीरों को देखिए, उसके बाद हर पन्ने को समझने की कोशिश कीजिएगा। Видели эту волну? Просто жесть. А как светло было, вообще капец. Так, ну я думаю, что пора, парни, блядь. ईरान मिलिट्री के मुताबिक यह तस्वीर फॉर्दो की है, यानी जिन परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ वो 3 महत्वपूर्ण ठिकाने फॉर्दो, नतांज और इस्फहान हैं। कल शाम ही B-2 बॉम्बर्स को भेजा गया था गुआम द्वीप और यह माना गया कि वहीं से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने इस परमाणु ठिकानों को निशाने पर लिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत साफ तौर पर सामने आकर यह कहा कि हमने फॉर्दो, नतांज और इस्फहान को निशाने पर ले लिया है और बाकी विमान सुरक्षित ईरानी सीमा से बाहर आ गए हैं और अब ईरान को शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। शब्दों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट के दबंग को अब शांति रखनी चाहिए, राष्ट्रपति ने यह भी कहा, मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था, मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा है। इतिहास पलटने वाला यह कदम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने बताया
लेकिन यूनाइटेड नेशन से यह आवाज आई, यह बहुत ही घातक है और पूरी दुनिया को इसने युद्ध में ढकेल दिया है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा, हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं और अब यह जंग तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती है, जिसका बहुत बुरा असर लोगों पर या कहें पूरे इलाके पर या कहें दुनिया पर पड़ेगा। और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के वह देश जो ईरान के साथ हैं या फिर जिन देशों के भीतर जो युद्ध की दृष्टि से ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं, वहां के जो भी फाइटर्स हैं, उन्होंने यह ऐलान अपने तौर पर करना शुरू कर दिया कि अब इस इलाके में अमेरिकी वारशिप या अमेरिकी तेलों की आवाजाही भी नहीं होगी। होर्मुज़ पर कब्जा ईरान का है और ईरान ने अपने तौर पर संकेत दिए कि अब यहां से कच्चे तेल की आवाजाही नहीं होगी। रेड सी, यूनान की तरफ से कहा गया, रेड सी में कोई आवाजाही अब नहीं होगी। और इसी बीच यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा, इस संकट की घड़ी में जरूरी है हम अराजकता और तबाही के इस सिलसिले को रोकें और इस हालात का कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बातचीत और शांति है। सवाल अमेरिका के भीतर भी उठे और ये सवाल इतने गहरे हो गए कि सड़क पर शाम के वक्त ही लोग उभरकर सामने आने लगे और उन्होंने अपने तौर पर यह ऐलान किया कि दरअसल यह युद्ध अमेरिका जाने को तैयार नहीं है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहल क्यों की? वहां के सीनेटर बेरमॉन्ट बर्नी सैंडर्स सामने आए। उन्होंने कहा कि युद्ध में जाना या नहीं जाना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह अधिकार अपने हाथ में कैसे ले लिया? यह पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran," etc. I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard this second alarming, that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. सवाल अमेरिका के भीतर उठ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन चिंतित है। पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर तमाम देशों में हलचल है और इन सब के बीच पश्चिम एशिया के देशों के भीतर यह सवाल है, क्या वाकई अब तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान हो चला है? नजरें रूस और चीन को लेकर भी है और इन तमाम परिस्थितियों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री इसे एक ऐतिहासिक सफल कदम बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जिन 3 ठिकानों पर हमला किया, हर कोई इन नामों को तब से सुन रहा है जब से इन भयानक विनाशकारी उपकरण को ये बना रहे थे। आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमने शानदार और सफलतापूर्वक काम को अंजाम दिया है और अब शांति स्थापित होगी और अगर वे नहीं करता तो भविष्य में हमले और बेहद भयानक होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों का जिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू सामने आए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, ताकत के जरिए शांति, पहले ताकत आती है और फिर शांति आती है। और आज रात राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ कार्रवाई की है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू भी अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन के चंद मिनटों के बाद सामने आ गए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States
will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. नेतन्याहू ने इसे शांति का प्रतीक बताया। इस पूरे हमले को लेकर उन्होंने कहा कि अब मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी, अब पश्चिम एशिया में युद्ध की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बनेगी। लेकिन इन सब के बीच ईरान की प्रतिक्रिया खुले तौर पर यह कहते हुए सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की धज्जियां उड़ा दी गई। ईरान के जो एजेंसीज काम करती है परमाणु के क्षेत्र में, AEOI, उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमला एक बर्बर हमला है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की बेरुखी खुलकर सामने आई। उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी लागू करने की दिशा में नहीं सोचा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह सवाल खड़ा किया कि अमेरिका सरीखा ताकतवर देश जो मन चाहे सो कर सकता है, इसकी निंदा तो उसे करनी ही चाहिए। लेकिन ईरान के रुख का अब आपको समर्थन करना होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें कोई बहुत नुकसान हुआ नहीं है। यह जरूर है कि जहां से परमाणु संयंत्रों के बीच दाखिल हुआ जाता है और जहां से निकला जाता है, यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ वही घायल हुए हैं, वही डैमेज हुए हैं। बाकी सब कुछ सुरक्षित है और जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम चलते रहेगा। और हमने बाकायदा ईरान के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर जो हैं इन सब के बीच, वहां पर परमाणु ठिकानों को लेकर उन्होंने कहा कि हमने इसे पहले से ही खाली करा लिया था। और अगर ट्रंप जो कह रहे हैं कि उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो नुकसान होना चाहिए था उन पदार्थों को अगर हम निकाल चुके हैं, तो फिर यह जो आपको आसमान में उठता हुआ लाल धुआं दिखाई दे रहा है, यह अमेरिकी हथियारों से निकला हुआ धुआं है, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। Gemi vuruyorlar. यह तस्वीर दरअसल ईरान के फोर्दो इनरिचमेंट प्लांट की है, जो ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। दरअसल सबसे बड़ा यूरेनियम प्लांट, जिसको एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर कहा जाता है, वो नतांज में है और यहीं पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। और यह तेहरान से तकरीबन 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है और एडवांस सेंट्रीफ्यूज यहां पर लगे हुए हैं। इसमें यूरेनियम 235 की सफाई होती है, लेकिन इसे बर्बाद कर दिया गया। इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है। वो कह रहा है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हां, फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जरूर निशाना साधा गया और वहां जरूर अटैक हुआ है। यह दरअसल दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन जो प्लांट है, यह पहाड़ के नीचे 295 फीट या कहें 90 मीटर नीचे मौजूद है और इसका कंट्रोल AEOI यानी परमाणु ऊर्जा संगठन जो ईरान का है उसके पास है। तीसरा बड़ा जहां पर यह हमला हुआ इस्फहान है। इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जाता है। यह यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी और यहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत यहां पर 1999 में हुई थी, तकरीबन 25-26 साल पहले। और यहां एक बड़ा एयरबेस भी है। अमेरिका ने जब F-14 फाइटर्स विमान ईरान को दिए थे तो वह भी यहां पर मौजूद है। यहां पर हथियार बनाने की फैक्ट्री भी मौजूद है
और इन तीनों को खत्म कर दिया, इसका दावा अमेरिकी वक्त अनुसार रात के 10 बजे, भारतीय समय अनुसार सुबह के 7:30 बजे और ईरान के वक्त के अनुसार सुबह 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बकायदा व्हाइट हाउस में राष्ट्र के नाम संदेश देने कुछ इस तर्ज पर आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने सफलता प्राप्त कर ली है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. बावजूद इन सब के कहने के संकेत 3 सबसे बड़े हैं। पहला संकेत तो यही है, क्या यह अमेरिका का पहला और आखिरी हमला है? इसके बाद वह कोई दखल अब नहीं देगा और यह मान चुका है कि वाकई परमाणु ठिकानों को निशाने पर ले लिया गया और उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यानी अब अमेरिका संतुष्ट है, इजराइल संतुष्ट है और वो मानकर चल रहा है कि अब शांति स्थापित होगी। या फिर दूसरा सवाल है, यह सिर्फ एक मैसेज है, क्योंकि ईरान अगर अस्थिर होता है और हमलों में ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनकी मौजूदगी ईरान को क्या झुकने देगी? क्या ईरान के भीतर जो नेशनलिज्म की सोच है, जो उनकी अपनी विचारधारा है और जिस तरीके से उनके अपने रूट्स सभ्यता और सिविलाइजेशन के साथ जुड़े रहे हैं और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान की जो महत्ता है, इन सब को क्या एक झटके में अमेरिकी विमानों के हमले के बाद से परिस्थितियां बदल जाएंगी या फिर एक नए तरीके से एक युद्ध की नई दिशा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने जद में हर किसी को ले लेगी? यानी जिस डिप्लोमेसी का सवाल था, वो डिप्लोमेसी अब पूरे तरीके से खत्म हो गई क्योंकि अमेरिका खुद इस युद्ध में कूद गया। यह सवाल पश्चिम एशिया में कहीं बड़ा है, मिडिल ईस्ट इससे प्रभावित हो रहा है और साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर भी यह सवाल है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस और चीन के सामने भी यह सवाल है कि अगर वाकई ईरान अस्थिर हो जाएगा तो उसके बाद इजराइल और इजराइल के पीछे खड़े अमेरिका के रास्ते, क्या वाकई चीन और रूस को उस दिशा में बढ़ना होगा जिस दिशा से वो निकलकर एक नई धुरी बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं? तीसरा बड़ा सवाल इसके आगे का है, जो देश की और दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। इस दौर में हथियारों पर जितना खर्च हुआ, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी भी डामाडोल है। इसको डेमोक्रेट्स कहने से कतरा नहीं रहे हैं और फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए इकोनॉमी का रास्ता ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुना है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जिस इकोनॉमी के रास्ते दुनिया में शांति स्थापित करने का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, युद्ध में खुद को झोंक कर क्या वह अब इससे बाहर निकल सकते हैं या फिर जो पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर अलग अलग देशों में मौजूद विद्रोही सेनाओं जो कि ईरान के साथ खड़ी नजर आती है, उनकी भूमिका क्या होगी? और जो रास्ता इस दौर में व्यापार के लिए जल डमरूमल या होमुर्ज कहें या फिर रेड सी कहें, उन रास्तों से गुजरता है, वहां पर नई स्थिति क्या बनेगी? अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी डगमगाएगी और इस डगमगाती इकोनॉमी का जिम्मा क्या अमेरिका पर आएगा या इन सब के बीच एक बड़ा दबाव ईरान पर बना लिया जाएगा? ये सवाल शायद आज ही के दिन से पता चलने शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो अमेरिका में सुबह हुई नहीं है और सुबह होने के बाद व्हाइट हाउस जब जागेगा तो सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच
चल रहा युद्ध थमेगा, नरम पड़ेगा, या फिर कहीं ज्यादा एग्रेसिवली अब एक दूसरे की मदद के लिए दो अलग अलग ध्रुव दुनिया में बनकर उभर जाएंगे? यह सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।